जो सबसे पुरानी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो सबसे नई नई बनी हुई पार्टी है, और उन बीच में वो सारी परिवारवादी पार्टियां, इनका एक चरित्र बन चुका है। इनका चरित्र ये है कि लूट करो, झूठ बोलो, पकड़े जाओ तो विक्टिम बनो और संस्थानों पर दबाव डालो। ये इनका 4 पॉइंट मोडस ऑपरेंडाई बन चुका है कि हम लूट करते रहेंगे, हम लोग झूठ बोलते रहेंगे, जब पकड़े गए तो हम विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगेंगे, और यदि वो विक्टिमहुड कार्ड काम ना करे तो हम संस्थाओं पर भी अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें दबाव में लाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज कुछ ही देर पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बिल्कुल सही किया है, क्योंकि आज ही के दिन जिस प्रकार से इस पूरे के पूरे चरित्र को दर्शाने वाली 2 घटनाक्रम सामने आई है, इससे स्थापित हो जाता है कि किस प्रकार से आज जो लोग, जिनके राजनीतिक विरासत में हमेशा से कमिटेड जुडिशरी बनाने की बात रही हो, जिनके हाथों पर इमरजेंसी के हथियार से लोकतंत्र के गले को काटने का महापाप और खून के धब्बे आज भी दर्ज हो, वो किस प्रकार से लोकतंत्र बचाओ के आवरण में कभी भ्रष्टाचार बचाओ और कभी अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाओ का पूरा एक सॉन्ग रचते हैं। यह आज साबित हो चुका है। आज आपने सुबह कई न्यूज चैनल्स पर यह खबर भी दिखाई कि देश के कई जाने माने वकीलों ने, अधिवक्ताओं ने, लीगल लुमिनरीज ने एक पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया है कि कैसे एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप लगातार अपने भ्रष्टाचार और लूट की कमाई पर जब हथौड़ा पड़ता है कानून का, तब उससे अपने आप को बचाने के लिए कभी न्याय प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था पर अनर्गल आरोप लगाते हैं, कभी न्याय प्रणाली पर दबाव डालने के लिए जिस प्रकार से अलग अलग तरीके के कुतर्क करते हैं, और कभी जिस प्रकार से पूरी की पूरी न्यायिक व्यवस्था को बदनाम करने के लिए बेड़ा उठाते हैं, चाहे इसमें भारत के न्यायिक व्यवस्था के प्रति ही पूरी दुनिया में गलत संदेश क्यों ना चला जाए। ये इनका जो चरित्र है आज सामने उजागर हुआ है, और वो 2 केसेस के माध्यम से आज ही उजागर हुआ है। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से दिल्ली में कोर्ट में पहली बार कोर्ट को राजनीतिक ड्रामे का अखाड़ा बनाने की कोशिश की गई। इससे पहले तो हमको पता है कि आम आदमी पार्टी का राजनीतिक चरित्र यह रहा है कि वो हमेशा ड्रामेबाजी और नौटंकी, इस प्रकार की राजनीति तो करते ही हैं, परंतु जिस तरीके से कोर्ट के पावन फ्लोर को भी अपनी राजनीतिक ड्रामा और अपने राजनीतिक नौटंकी का एक अड्डा बनाने का प्रयास किया गया, यह आज पूरे देश ने देखा है। जिस प्रकार से वहां पर जुडिशरी पर दबाव डालने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से अनर्गल हिट एंड रन आरोप लगाए गए, और ये सारे आरोप तथाकथित जो बड़े खुलासे वो करने वाले थे, ये वही घिसी पिटी बातें, ये वही पुरानी बातें, उसी को एक प्रकार से रिपीट किया गया, परंतु राजनीति का अखाड़ा बनाकर कोर्ट को। इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि ये जो कोर्ट में हुआ वो, क्योंकि उनको यही फ्रेज समझ में आएगा, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल प्रस्तुत करने का काम था।
वही आरोप, वही प्रत्यारोप जो हाई कोर्ट में, अलग अलग कोर्ट्स में पहले भी इनके वकीलों ने ये दलीलें रख दी है, जिस पर कि पहले ही कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी है। उन्हीं दलीलों को रीपैकेज और रीपार्सल करके आज दबाव डालने की पूरी कोशिश की गई, परंतु आज भी कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। और जब कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली आज, तो इस फैसले को सम्मान के साथ स्वीकारने के बदले, इस फैसले को आदरपूर्वक मान के अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा देने के बदले ये फिर से जुडिशरी पर दबाव डालने के लिए और पूरे के पूरे देश में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़ा करने के लिए तुरंत एक नैरेटिव को गढ़ने के लिए एक शुरुआत की जाती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि किस प्रकार से आज जो ये खुलासे की बात कर रहे थे, ये क्या खुलासा हुआ आज? खुलासा तो ये हुआ कि जिस प्रकार से आपने लगातार कहा था कि मनी ट्रेल नहीं है, तो गुप्ता जी जो इनके ही वकील है, उन्होंने तो आज मान लिया कि हां मनी ट्रेल है, और वो मनी ट्रेल तो गोवा में जो चुनाव हुए हैं उसमें पैसा खर्च हो चुका है। ये गुप्ता जी का बयान है जो अलग अलग पोर्टल्स पर कोट हुआ है। ये कहते हैं कि आज तक चवन्नी नहीं मिली, मनी ट्रेल कहां है? इनके प्रवक्ता आकर आम आदमी पार्टी के लगातार कहते हैं। गुप्ता जी ने कोर्ट से कहा, आई एम विलिंग टू कोऑपरेट, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कहते हैं, बट किस लिए अरेस्ट किया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई ना वहां गोवा में। तो आप खुद स्वीकार रहे हो, तो आपने तो खुद स्वीकारा है कि गोवा में आपने मनी ट्रेल खर्च कर दी है, फिर भी आप यकीन मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है। सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट को किसी और मामले में मानना है, पर जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल रिजेक्ट करते हुए बताए कि 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, उसको नहीं मानना है। हाई कोर्ट जब कल आपको कोई राहत नहीं देता है, तो हाई कोर्ट को भी मिस कोट करके किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, वो कल आतिशी जी ने किया। आतिशी जी ने कहा कि कल हाईकोर्ट ने हमें बड़ी राहत दी है, उन्होंने स्वीकार लिया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से हुई है। आतिशी जी, आप इतना झूठ बोलेंगी सार्वजनिक पटल पर? ये पैरा 15 है हाईकोर्ट का, जो सीधे सीधे बताता है, और मैं कोट करके बताना चाहता हूं। हाईकोर्ट ने ये कल कहा है, इन दिस कोर्ट्स ओपिनियन, जो महत्वपूर्ण सवाल और इश्यूज उठाए गए हैं, दे कैन नॉट बी समरली हर्ड एंड डिसाइडेड बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी ओनली टू वन पार्टी टू फाइल पेटिशन। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी। Documents, short notes of arguments and compilation of judgments relied upon them, especially when the copy of the petition was provided to Directorate of Enforcement yesterday itself, and the short note of and relied upon them were provided as the learned AG himself has said during the hearing. It will be unfair not to give an opportunity to Directorate of Enforcement to rebut the same by filing a detailed response. फिर आगे हाईकोर्ट कहता है कि आपको इस स्टेज पर कोई भी राहत नहीं दी जा सकती, इंटरिम राहत के रूप में भी। पर आम आदमी पार्टी आकर कहती है बेशर्मी से कि ये जो है फैसला हमारे हक में आ गया है। और फिर आज जब फैसला आता है और अरविंद केजरीवाल की रिमांड कोर्ट बढ़ाती है, तो फिर भी ये नैरेटिव दिया जाता है कि आज हम लोगों ने जो भी बात रखी है उसको स्वीकार लिया गया है। यही बात जो उन्होंने लगातार कहने का प्रयास किया है, ये हाईकोर्ट में भी कहा, पर उस पर भी कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं स्वीकारा। ये आज भी कहा गया, तब भी कोर्ट ने उनके तर्कों को नहीं स्वीकारा। जब विजय नायर से लेकर मनीष सिसोदिया तक, संजय सिंह तक, उनको कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है, राहत नहीं मिलती है, तब भी वो आकर कहते हैं कि लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, जो आपको आपके इस प्रकार के तर्कों को सुनने के बाद भी, आपके इस प्रकार के राजनीतिक स्टंटबाजी और ड्रामेबाजी के बाद भी राहत नहीं दे रहा है, तो क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना से काम कर रहा है? यदि कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रहा है, तो आज आम आदमी पार्टी ये भी बता दे कि उन्हीं की साथी कांग्रेस पार्टी ने
तो ये कुछ महीने पहले कहा था कि शराब घोटाला हुआ है और हमने सबसे पहले शिकायत दर्ज की है और इस शराब घोटाले के चलते अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। उनके कई नेता आज भी ये मांग कर रहे हैं। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई से ग्रसित है? दरअसल सवाल यह है कि कोर्ट की बात को भी नहीं मानना है, लूट करना है, झूठ बोलना है, विक्टिम बनना है और संस्थाओं पर दबाव डालना है। और इसीलिए आज जिन लोगों को जवाब यह देना चाहिए कि कितना आपने अपना सियासी धर्मांतरण किया है। जो लोग स्वराज से शुरुआत करते हैं आज वो शराब घोटाले पर आ गए। जो लोग बच्चों की सौगंध लिया करते थे कि हम कभी भी बड़े बंगले में नहीं जाएंगे, हम कभी भी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, आज वो लालू प्रसाद यादव के साथ भी आ गए और आज वो शीश महल में रह रहे हैं। जिन लोगों ने ये सौगंध खाई थी कि लालू प्रसाद यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव जी उस समय पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जेल में डालेंगे, आज इन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के साथ खड़े होकर जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो ये लोग महारैली निकालने की बात करते हैं। और आज सवाल यह भी बनता है कि जो लोग कहते थे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए और फिर जांच होनी चाहिए दूसरों के मामले में, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के रूप में, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन करते हुए कहते हैं कि हम ना इस्तीफा देंगे, ना हम जांच में शामिल होंगे और हम सरकार जो है तिहाड़ में रहते हुए चलाएंगे। हमने पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो सुना था कि वो जेल में रहकर अपने नशा के कारोबार को चलाता था। आज पहली बार ये सुनाई दे रहा है कि दिल्ली में जेल में रहकर ये सरकार चलाना चाहते हैं और उसमें भी घोटाला कर रहे हैं। मतलब पहले शराब घोटाला करते हैं, फिर उसके बाद जेल में जाते हैं तो सरकार को घोटालेबाज ऑर्डरों के साथ चलाते हैं और जब कोर्ट के न्यायालय के फैसले आते हैं तो उसमें भी घोटाला करते हुए एक गलत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और न्यायालय पर सवाल चिन्ह खड़े करते हैं क्योंकि उन्हें अपने भ्रष्टाचार को बचाना है। आज सवाल यह निर्माण होना चाहिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से कि आपने शराब घोटाला किया या नहीं किया। क्या अगर नहीं किया था तो नई पॉलिसी से पुरानी पॉलिसी पर क्यों आए? 2.5% से 12% कमीशन क्यों किया? ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आने क्यों दिया? होलसेल में प्राइवेट सेक्टर को आने क्यों दिया? सवाल यह बनता है कि शराब घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए आपने तब कमवाए जब कोविड का कालखंड था और जिस प्रकार से गोवा से लेकर अन्य चुनाव में उसका इस्तेमाल किया उसका तो आज कोर्ट ने एक प्रकार से उस पर मुहर लगाने का काम किया है। पर फिर भी आप कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। और आप वही लोग हैं जो पहले इस्तीफे मांगते थे, आज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं। और इस्तीफा जब देने से इनकार करते हैं तो मंत्रियों को आप कहते हैं जेल से भीतर कि किस प्रकार के आदेश पारित होने चाहिए। अब उस आदेश पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जो आतिशी जी ने पहला आदेश दिखाया और सार्वजनिक पटल पर डाला, आज सवाल उस पर भी बनता है कि वो ऑफिस ऑफ सीएमओ का जो लेटर है वो कैसे जारी हुआ, क्योंकि बिना कोर्ट के परमिशन के अरविंद केजरीवाल इस प्रकार का साइंड आदेश किसी सीएमओ के ऑफिसर को दे नहीं सकते। आपने किसके माध्यम से वो सीएमओ तक पहुंचाया? आपने क्या कोर्ट की परमिशन ली थी इस विषय में? आपने यदि कोर्ट की परमिशन ली थी और पहुंचाया है तो किस अधिकारी को बोला कि इसको सार्वजनिक करना चाहिए? उस सीएमओ के लेटर पर कोई डेट या कोई रेफरेंस नंबर जो किसी भी सरकारी कम्युनिकेशन में होता है वो क्यों स्पष्ट नहीं किया गया है? और सवाल यह भी बनता है कि अगर आप जेल के भीतर हैं जहां पर आपका एक्सेस टू आउटसाइड इंफॉर्मेशन फाइल्स इतना लिमिटेड है, आप जेल के भीतर है परंतु आपको पता है कि पानी की, हेल्थ की समस्याएं हो रही है, तो तुरंत प्रभाव से आपको आतिशी जी और सौरभ जी का तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि वो मंत्री होते हुए बाहर से नहीं समझ पा रहे हैं जो आप जेल में बैठे हुए अंदर से समझ पा रहे हैं। तो इनको तो केवल इनकॉम्पिटेंस के माध्यम से, इनकॉम्पिटेंस के लिए सैक कर देना चाहिए। सवाल यह भी बनता है कि इन मंत्रियों के पास आदेश किसके माध्यम से पहुंचाया जा रहा है? क्या आपने सरकारी किसी कर्मचारी से इनके पास आदेश पहुंचाया, या आपने मिलकर इन मंत्रियों को बताया, क्योंकि मंत्री तो वहां पे गए नहीं आपसे मिलने, या आपने किसी
निजी व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है उसके माध्यम से निर्देश और आदेश पहुंचा है। ये तो स्वयं अपने आप में जो दिल्ली की सरकारी व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा उल्लंघन है। तो इस पर स्पष्टीकरण देने के बदले आज फिर से वही झूठ और वही प्रोपेगेंडा परोसा जा रहा है जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। आज केवल इसी मामले में नहीं, एक और ऐसा मामला है जिस पर बात सामने निकलकर आई है कि किस प्रकार से ये दल, इंडी अलायंस के दल लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं और फिर दबाव डालते हैं संस्थाओं पर। आज हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स के मामले में फिर से कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। और जब कांग्रेस पार्टी को यह राहत आज फिर से नहीं मिली है तो सवाल यह बनता है कि क्या अब कांग्रेस पार्टी जो लगातार यह आरोप लगा रही थी कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी वो विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, क्या कांग्रेस पार्टी बताएगी कि क्या हाईकोर्ट भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई के साथ खड़ा है? क्या आज कांग्रेस पार्टी बताएगी कि लगातार आपने एक झूठ परोसा कि हमारे बैंक अकाउंट्स फ्रोजन है, जबकि सत्यता यह है कि बैंक अकाउंट पर फ्रीज नहीं है, बैंक अकाउंट पर लीन है। लीन का मतलब यह है कि जितना पैसा आप इनकम टैक्स को ओ करते हैं उसको भर दीजिए, उसके बाद जो भी अधिक राशि है उसको आप खर्च कर सकते हैं। क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स के पास गई थी, उनको ये नोटिस मिला, उसके बाद एपेलेट पे गई थी, उसमें 20% भरने के लिए कहा गया था, उन्होंने वो राशि जमा नहीं करवाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपील पर अपील फाइल की थी और उन अपील्स में भी उनको राहत नहीं मिली, ना उन्होंने उसमें कोई स्टे मांगा था। और जब 13 मार्च 2024 को हाईकोर्ट के पास पहुंचे तब हाईकोर्ट ने उनसे कहा कि इतने वर्षों से चलता जो मामला है उसमें आज आप क्यों हाईकोर्ट के पास आए हैं जब असेसमेंट होना है। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट के पास फिर से जब ये पहुंचे तो हाईकोर्ट ने 45 पेज के ऑर्डर में, और मैं कोट करके बता रहा हूं, कहा है कि सब्सटैंशियल एंड कॉन्क्रीट एविडेंस एग्जिस्ट कि 520 करोड़ का डूबियस अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शंस हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ। उसमें उन्होंने ये भी बताया है कि किस प्रकार से करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में और एआईसीसी में 24 अकबर रोड में पाए गए और इसीलिए इस सारी चीजों का असेसमेंट होना जरूरी है। ये कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का आदेश आया था और आज भी हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया। और आज इसीलिए मूल सवाल यह पैदा होता है जो प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया है कि क्या आपका संवैधानिक संस्थाओं के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कमिटमेंट कंडीशनल है? यदि कोई संवैधानिक संस्था आपको राहत दे दे, सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला सुना दे, तब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारना है और सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र बहाल है। परंतु जब वही सुप्रीम कोर्ट, वही कोर्ट, वही लोकतंत्र की संस्थाएं आपके हक में फैसला ना सुनाए, तब लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाना है और पूरे देश की संस्थाओं को केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जाकर उस पर सवाल उठाना है। कभी ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना है जब आप चुनाव हार जाओ, और जब चुनाव जीतो तब ईवीएम ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट आपको राहत ना दे तब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाओ, कोर्ट के ऊपर सवाल उठाओ। और आजकल तो ईवीएम और कोर्ट के अलावा जनता के विवेक पर भी सवाल उठाने लगे। इसलिए कभी इनके नेता नारी शक्ति का अपमान करते हैं, कभी जनशक्ति का अपमान करते हैं, कभी युवा शक्ति को मारने पीटने की बात करते हैं, और कभी तो जिस प्रकार से सनातन शक्ति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। तो ये दिखाता है कि 7 फेज चुनाव के बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, परंतु ये 3 फेज मेल्टडाउन का जिस प्रकार से शुरू हुआ है, जिसमें ईवीएम और ईसी को गाली, फिर जनता को गाली और आज जुडिशरी को गाली और अपमानित करने का और उस पर दबाव डालने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज इस पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो इंडी अलायंस के दल है, इनको जवाब देना चाहिए। इसमें केवल एक ही बात जोड़ूंगा कि जो लोग कहते हैं कि ये जो कार्रवाई है ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, इनके गठबंधन में लालू प्रसाद यादव जी है, जिनकी पहली कन्विक्शन 2013 में हुई जब यूपीए की सरकार थी। इनके गठबंधन में जेएमएम है, जो पहली बार जब कन्विक्ट हुई तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। इनके गठबंधन में
वही टीएमसी और डीएमके हैं जिनके ऊपर यूपीए के कालखंड में केसेस हुए। तब वो केसेस होते थे, तब तो वो सारे केसेस ठीक होते थे, और आज जब कार्रवाई होती है और कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इसी प्रकार का दोहरा चरित्र जो आज दिखाने का काम किया है, इन दो केसेस के माध्यम से भी पता चलता है कि किस प्रकार से केवल लूट, झूठ और संस्थानों पर दबाव डालने की ये राजनीति चल जी। पंजाब के अंदर भाजपा की बची खुची इज्जत भी खत्म हो गई है, क्योंकि चौथे नंबर की पार्टी है, सीधे तौर पर लड़ नहीं सकते हैं। पंजाब के गांवों के बाहर जो है बोर्ड लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित है, सीधे तौर से लड़ नहीं सकते। क्या कहना चाहिए? ये बोर्ड कम से कम उनके सांसदों को तो दिखाई नहीं दे रहे थे। जो एक लौता उनका सांसद था वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इसी से पता चलता है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस प्रकार का एक जन सैलाब उमड़ा है कि जो सिटिंग सांसद है, जिनको आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दिया था, वो भी यदि उनके टिकट को नकार के जन सैलाब और जनशक्ति को देखते हुए वो उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। और जहां तक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को हमने जेल में डाला, तो क्या कोर्ट भी भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर चलती है? इस प्रकार का आरोप लगाना ये कोर्ट पर आरोप लगाने जैसा है, और कोर्ट पर आरोप लगाकर भाग जाना ये इनकी फितरत बन चुकी है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आरोप प्रत्यारोप किए, परंतु आज तक कभी किसी आरोप पर वो खरे नहीं उतर पाए। ये सौरभ भारद्वाज जी कह रहे थे कि 800 करोड़ का ऑडियो टेप है जो मैं जारी करने वाला हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ रही है। क्या आज तक वो 800 करोड़ का ऑडियो टेप बाहर आया है? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने अरुण जेटली जी से लेकर गडकरी जी पर अन्य प्रकार के आरोप लगाए थे, फिर उनको नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी। और जहां तक सवाल है पंजाब की सरकार के कामकाज का, तो आज ही कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में जो संगरूर में 21 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, शराब के बिकने से, अवैध शराब के बिकने से, उसके ऊपर सवाल उठाते हुए पंजाब सरकार को भगवंत मान को जिम्मेदार कहा है। और ये तो उनके खुद के गठबंधन के साथी है। तो जब अपने ही सांसद और अपने ही साथी आपके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। You see, the problem is that Congress party is the biggest and the most women opposing Mahila Virodhi party. And therefore, this entire post that was done by Supriya Shrineth, it seems to have been orchestrated as a planned strategy of the Congress party. Because even after 72 hours, Supriya Shrineth, who said that it has not been done by her but somebody who was handling her account, has neither identified the said culprit, neither has she filed an FIR against the said person or the post that has gone from her account. In fact, if you see, it is not just Supriya Shrineth, but in fact other leaders of the Congress who also made an objectionable post like that. And people from Congress's ecosystem, including the likes of Mrinal Pandey, also posted it. So it seems that this was not a Sahyog, it was a Socha Samjha Prayog, sanctioned by the very top of the Congress leadership, including perhaps Priyanka Vadra ji and Khadge ji and Rahul Gandhi ji. And therefore, they have not taken any action that was expected to be taken of them. In fact, if you see the entire DNA of the Congress, recently the kind of people they have given ticket to who are standing in solidarity with rapists, they have also, when Ankita Datta, one of the Congress workers, raised allegations against their youth Congress chief, they removed her. They gave ticket to somebody like Shanti Dhariwal, who said rapes take place because it's Mardon ka Pradesh. And the Congress party has constantly defended those who have made such objectionable statements against Nari Shakti. So it seems that the entire Congress party is hand in glove in this kind of attack on not just Kangana Ranaut, but on the people of Mandi by equating Mandi to a sexually connoted word, to the people of Himachal Pradesh. And therefore, it is in the fitness of things that
she be asked to explain how and why such a post was done and who was behind such a post. सभी कार्यकर्ता नामांकन भर देंगे तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे, ईवीएम से नहीं होगा। तो 375 प्रत्याशी अगर एक सीट से भरते हैं नामांकन तो वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने पड़ेंगे, ईवीएम से नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेश बाघेल जी पर जब से महादेव ऐप के घोटाले की कार्रवाई शुरू हुई है तब से वो इस प्रकार के बयान देते हैं जिसका ना सिर है ना पैर है। इलेक्शन कमीशन जब इसी ईवीएम से तेलंगाना में चुनाव कराता है तब उस चुनाव को आप मान लेते हैं, और जब आप इलेक्शन हार जाते हैं या हारने की स्थिति में होते हैं तब ईवीएम पर सवाल खड़े करने के लिए अलग अलग तरीकों से कुतर्क देते हैं। तो मुझे लगता है आज भूपेश बाघेल ने इस प्रकार का तर्क अपनाकर यह बता दिया है कि ईवीएम महज एक बहाना है, क्योंकि राहुल गांधी और परिवार को हार से बचाना है, इसलिए इस प्रकार के कुतर्क को अपनाना है। इलेक्शन कमीशन कैसे चुनाव करेगा, कहां से कैसे वो चुनाव करेगा, वो उसके विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। भूपेश बाघेल जी को तो ये बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा था उनकी सरकार बनने वाली है, परंतु उनकी सरकार को जनता ने भ्रष्टाचार के लिए नकारा है और उस भ्रष्टाचार का जवाब उनको कोर्ट में और जनता के कोर्ट में देना चाहिए।